बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे वहीं से आगे। हम पढ़ रहे थे एमडी कैड में जो टॉपिक्स आने हैं लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, उनमें सबसे पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़। आपको नाम से नज़र आ रहा है कि आपने सोचना है, ज़ाहिर है सोचना है, लेकिन किस एंगल से सोचना है ये आपने प्रैक्टिस करना होगी। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ बेसिकली ये वर्बल रीजनिंग की आगे फर्दर आप कैटेगरी कह लें कि जिससे दी हुई स्टेटमेंट और दिए हुए पैराग्राफ या फिर दी हुई इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स ने कंक्लूजन्स निकालना होती हैं, इन्फ्रेंसेस या एजम्पशंस निकालना होती हैं। ठीक है। इट यूजेस लॉजिक टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल। तो जो स्टेटमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन आपको एक पैराग्राफ में दी गई होगी, आप उस पैराग्राफ को एनालाइज करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे और आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, जो कि ऑप्शंस में से आपको कोई एक मिलेगी और आपने उसको टिक कर देना होगा। तो सबसे पहला काम जो करना होगा आपने, वो दिए हुए आर्गूमेंट्स की एनालाइजिंग करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनालाइज करेंगे दिए हुए आर्गूमेंट्स को, स्टेटमेंट्स को। अच्छा, देन आपने क्या करना होगा, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी होगी, आपने इन्फ्रेंसेस बनानी होगी। ये हम आगे अभी इनको हम एक एक करके सेपरेटली पढ़ेंगे। एंड एट द एंड आपने एवेलुएट करनी होगी कंक्लूजन्स को, और जब आप कंक्लूजन्स को एवेलुएट कर लेंगे तो आपको आपका राइट ऑप्शन मिल जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, ये पीएमसी के सिलेबस की एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं पहले। Ahmed's company has been successful for the past 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city. ये पूरा जो है ना फैक्ट्स लिखे हुए, आर्गूमेंट्स और पूरी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। ठीक, आपने इस पैराग्राफ को, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, देन इन्फरेंसेस बनानी है और फिर कंक्लूजन को एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले आपको तो ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है क्या है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अहमद की जो है ना कंपनी जो है वो पिछले 5 साल से जो है ना बड़ी कामयाब चल रही है। ठीक, बड़ा उसमें हर साल प्रॉफिट में राइज आ रहा है, जिसमें 2018 जो था वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, और फिर ये हुआ कि सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने जो है ना अपनी कंपनी के अपने स्टाफ को एक 5-स्टार रेस्टोरेंट में जो है उसने खाना खिलाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब आपने इससे क्या कंक्लूड किया, आइदर अहमद इज़ रिच, या फिर अहमद स्टाफ आर हैप्पी, या फिर अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। इनमें से आपने कोई एक स्टेटमेंट जो कंक्लूड की जी, आपने क्या कंक्लूड किया, तो आपको नज़र आ जाएगा फर्स्ट साइट में ही, फर्स्ट ग्लिम्स में ही, जब आप एक फ्लो में क्रिटिकल थिंकिंग के लिहाज से गौर से जब आप स्टेटमेंट्स को, आर्गूमेंट्स को पढ़ेंगे, तो आप खुद ब खुद कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स हैव नो रिलेशन विद द पैराग्राफ। अहमद स्टाफ आर हैप्पी, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं हुआ पैराग्राफ के अंदर, और ना ही आप ऐसी कोई स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं पैराग्राफ में से। अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है।
उसने पिछले 5 साल का कहा है कि पिछले 5 साल में हर साल कंपनी का प्रॉफिट राइज कर रहा है, और 2018 वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर, नॉट 2017। सो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। द ओनली स्टेटमेंट लेफ्ट इज अहमद इज़ रिच। ऑब्वियसली नज़र आ रहा है पिछले 5 साल से उसकी कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ी जा रहा है, और वो अपने स्टाफ को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है। इट मीन्स व्हाट? अहमद इज़ अ रिच। सो आप सिंपली ये इन्फर कर सकते हैं कि अहमद इज़ अ अहमद इज़ अ रिच। ठीक, आपने इसको अभी हम स्टेप वाइज करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है दैट इज़ इन्फरेंसेस। इन्फरेंस क्या है? एन इन्फरेंस इज़ अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड और सपोज्ड फैक्ट्स। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, 2 to 3 लाइन्स या 2 to 3 सेंटेंसेस, उस सारे फैक्ट्स और उस सारी इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करके जो कंक्लूजन निकालेंगे दैट इज़ इन्फरेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप, अच्छा ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, अगर आप अपने रूम में गए, अंधेरा था, आपने लाइट स्विच को ऑन करा लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई, ये फैक्ट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि आपने लाइट स्विच ऑन की बट लाइट ऑन नहीं हुई। व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर? आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से? देखें, ये आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का काम है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप हर चीज़ में लॉजिकल रीजनिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिटिकल एनालाइजिंग को अप्लाई करें। दैट इज़ योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस ये नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में कि आप सिर्फ कहीं बुक्स से इधर उधर से एमसीक्यूज पढ़ें और उनको प्रैक्टिस करें। नो, सिर्फ ये प्रैक्टिस नहीं है। आपकी सारी लाइफ के अंदर आपकी अपनी एक्टिविटीज़ आपकी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। इंटरप्रेट करें, इन्फ्रेंसेस निकालें, ऐसा क्यों है? आपके ईयर्स हेल्दी हैं, ठीक, मेरे पास जो माइक्रोफोन है लगा हुआ, ये ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपको साउंड क्लियर आ रही है। ठीक है, हर एक चीज़ को आप क्रिटिकली एनालाइज करें। तो एग्जांपल में डिस्कस कर रहा था, आपने लाइट स्विच को ऑन किया बट लाइट ऑन नहीं हुई, ये एक फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिला। आप क्रिटिकली इसको एनालाइज करेंगे तो आप क्या इन्फर करेंगे इससे? मे बी जो बल्ब फिलामेंट है वो फ्यूज़ हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो यू मे इन्फर कि जो लाइट स्विच की पीछे जो वायर्स लगी हुई हैं शायद वो ही काम नहीं कर रही हैं, वो शायद इससे डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, कनेक्ट ही नहीं है, तो वर्किंग तो नहीं होगी। ठीक, सो या फिर क्या पता लाइट है ही नहीं है और आप जाके बल्ब ऑन कर रहे हैं तो ऑन तो नहीं होगा। सो a series of inferences and conclusions you can make from here, बट चूँकि जो ऑप्शन में दी हुई होगी वहाँ पर कोई एक दो ही होंगी इनमें से, और आपने टिक करनी होती है बेस्ट कंक्लूजन। ठीक है, या फिर ये होता है कि कंक्लूजन्स आपको 2-3 सारी दी होती हैं, ठीक है, और उनमें से मे बी एक या दो या तीनों करेक्ट होती हैं, और ऑप्शन जो होते हैं वो आपके पास ये होते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक, सो ऐसे करके आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, और हर एक स्टेटमेंट को गौर से आपने ये देखना है कि आया ये मेरी कंक्लूजन से मैच करता है या नहीं। अगर कंक्लूजन से विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स गिवन इन द पैराग्राफ अगर वो मैच कर रहा है देन इट इज़ करेक्ट, अगर वो मैच नहीं कर रहा देन इट इज़ नॉट करेक्ट। सिंपल। ओके, नेक्स्ट है जी assumptions. एन assumption इज समथिंग which is presupposed or taken for granted. For example, if someone says,
आई विल सी यू टुमारो, मैंने कल आपसे मिलना है, तो पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी इफ़ यू आर थिंकिंग क्रिटिकली वो यही होगी कि भाई कल इसने कहीं और जाने का प्लान नहीं बनाया हुआ, कल ये और कहीं नहीं जा रहा, तभी तो ये कल मुझसे मिलेगा ना। ज़ाहिर है अगर इफ़ ही प्लान टू गो टू मरी टुमारो, तो ज़ाहिर है कल वो फिर मुझसे तो नहीं मिल सकता, फिर उसे मुझसे ये नहीं कहना चाहिए था आई विल सी यू टुमारो। ठीक, सो आपने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, एज्यूम कर लिया खुद से, कंडीशन को सपोज कर लिया, प्री सपोज कंडीशन कि कल अगर वो मुझसे मिलेगा इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसका कोई और प्लान नहीं है, बस उसने सिर्फ मुझसे ही मिलना है। ओके, here we discussed another example, and that is monarchic nations, that is those with royal families, differ from republican nations in several ways. An example of this difference is that citizens of monarchic nations pay more tax than citizens of republican nations. अच्छा, ये a piece of information, facts and figures आपके सामने रखे हुए, and you have to first analyze critically, then make inferences or assume something, and then draw conclusions. Okay, उसने कहा जो monarchic nations होती हैं, nations with royal families, उसमें उन नेशन और रिपब्लिकन नेशन जो होती हैं इनमें कई सारे डिफरेंस होते हैं। उनमें एक डिफरेंस जो उसने डिस्कस किया वो ये है कि जो मोनार्किक नेशंस होती हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू रिपब्लिकन नेशंस। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको क्रिटिकली थिंक सोचा। अब आप एनालाइज क्या करेंगे और स्टेटमेंट्स में क्या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है जो आपके कंक्लूजन से मैच करती है। तो नंबर 3 को हम पढ़ लेते हैं पहले, द ओनली टाइप्स ऑफ नेशंस आर मोनार्किक एंड रिपब्लिकन, नो वे, हाउ इट कुड बी, ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई कि इस दुनिया के अंदर नेशंस की सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, मोनार्किक एंड रिपब्लिकन, नो। So this statement cannot be your answer. Republican nations do not pay taxes. No, ऐसा भी उसने नहीं कहा। उसने कहा है कि जो मोनार्किक नेशंस हैं वो रिपब्लिकन नेशन से ज़्यादा टैक्स पे करती हैं। इट मीन्स कि रिपब्लिकन भी टैक्स पे करती हैं, एंड दैट येस दैट इज़ फैक्ट, करती हैं। सो ये भी आपकी कंक्लूजन नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ मोनार्किक नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग टैक्स रेट्स ऑन दियर सिटीजन्स। अच्छा, वो टैक्स ज़्यादा क्यों पे करते हैं? देखिए ना, आपको ऊपर ये कहा गया था कि जो रॉयल फैमिलीज़ वाली जो नेशन है वो रिपब्लिकन नेशन से ज़्यादा टैक्स पे करती है, तो आपको सोचना चाहिए था ना भाई क्यों पे करती है। तो नज़र आ रहा है ना भाई वो रॉयल फैमिलीज़ हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो सारी रिच फैमिलीज़ हैं, उनको टैक्स ज़्यादा पे करना चाहिए ना। तो टैक्स कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट अगले बंदे के बजट और उसकी अपनी जो है इनकम के हिसाब से ही टैक्स लेती है ना। रिपब्लिकन नेशन जो है इसमें इतने वो उस लेवल के रॉयल एंड रिच फैमिलीज़ अगर नहीं हैं तो इसीलिए इनका टैक्स की अमाउंट लो है, क्योंकि इनकी इनकम लो है। मोनार्किक नेशन चूँकि सारी की जो मैक्सिमम जो है वो रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है, वो रिच फैमिलीज़ हैं, दैट्स वाई गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है, क्योंकि उनका ज़्यादा टैक्स देना बनता है। सो ये आपने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, एंड द स्टेटमेंट विच मैचेस योर कंक्लूजन्स आर, वो क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ मोनार्किक नेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग हायर टैक्स रेट्स ऑन दियर सिटीजन्स। ओके, होप सो यू गेट इट। सो अब हम चलते हैं इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, ठीक, and followed by a series of conclusions, and you are instructed to assume all information in the passage is true, either or false। ठीक, अपने जज करना है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है
उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसकी आप लोगों को समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, पीपल with a master's degree in business administration MBA earn an income on average 70% higher than people with just an undergraduate degree. एक बात, and that is a piece of information you have to critically analyze this statement. उसके बाद वो कहते हैं MBA students from top business schools earn an income on average 50% higher than the average income of people with MBAs. And this is the second piece of information, second statement, second facts and figures you have to critically analyze. अब आपने इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, फर्स्ट एनालाइज करें क्रिटिकली, देन इन्फ्रेंसेस बनाएं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करें, एजम्पशंस ड्रॉ करें, एंड देन यू हैव टू मेड सम कंक्लूजन्स। फिर उन कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग, उनके तनाजुर में आप इनके ऑप्शंस को देखें और बताएं कि कौन आइदर बोथ इन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, और एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये आपने अब ड्रॉ करना, ठीक। तो अगर हम इसको क्रिटिकली देखें, वो ये कह रहा है, पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। वो कहता है कि जिन लोगों के पास सिंपल MBA डिग्री होती है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक एवरेज अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर से उनकी इनकम 70% ज़्यादा होती है, नंबर एक। और फिर वो कह रहा है कि जिन स्टूडेंट्स के पास MBA डिग्री होती है फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल्स, उनकी जो इनकम होती है वो एक एवरेज MBA डिग्री होल्डर से भी 50% ज़्यादा होती है। यूँ समझें, अली 4 साल का है, अली 4 साल का है, एंड अहमद इज़ 2 years older देन अली। अहमद जो वो अली से 2 साल बड़ा है। अकरम इज़ 2 years older देन अहमद। अकरम अहमद से 2 साल बड़ा है। सो यू कैन अज्यूम दैट अकरम जो है वो अली की एज का डबल है। अब आप ख़ुद इसको अगर क्रिटिकली देखें, एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि अकरम जो है वो अली की एज का डबल है। इन द सेम केस डिस्कस्ड हेयर, कि जो सिंपल मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होल्डर हैं, वो सिंपल अंडर ग्रेजुएट डिग्री से उनकी इनकम 70% ज़्यादा है। लेकिन अब जो मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल्स, उनकी इनकम सिंपल MBA डिग्री वालों से भी 50% ज़्यादा है। तो अब आप अगर इसको जोड़ें, तो जो MBA फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं, उनकी इनकम एक एवरेज अंडर ग्रेजुएट की इनकम से 70 + 50 120% ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा हो गई। अब बात समझ में आई। सो अब हम स्टेटमेंट्स को देखें कि इफ़ अ पर्सन ऑब्टेन्स इन MBA देयर इनकम विल इंक्रीज। स्टेटमेंट में दम नहीं है, कुछ ख़ास नहीं कह रहा। नंबर 2 में देखें, इफ़ अ पर्सन ऑब्टेन्स इन MBA फ्रॉम अ टॉप बिजनेस स्कूल देयर इनकम विल बी हायर देन दैट ऑफ एवरेज MBA ग्रेजुएट। यस, यही बात तो उसने की है ऊपर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 3 पे आ जाए, the average income of an MBA graduate from a top business school is over double that of the average income of a person holding only an undergraduate degree. Yes, ये भी तो करेक्ट है, जो कि अभी हमने एक एग्जांपल से भी समझा कि MBA फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल्स और MBA फ्रॉम एवरेज स्कूल, इनकी इनकम में 50% डिफरेंस है, और MBA फ्रॉम एवरेज स्कूल टू इन अ सिंपल अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इनकी इनकम में 70% डिफरेंस है। सो अब अगर हम दोनों पीक्स को अगर जोड़ दें कि MBA फ्रॉम टॉप एंड सिंपल अंडर ग्रेजुएट, तो इसमें तो 120% इंक्रीमेंट है। सो ओवर डबल ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन होल्डिंग ओनली एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सो बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3, both statements are correct according to the given piece of information.
आर पैराग्राफ में से। ओके, आई होप सो यू ऑल हैव गेट इट। सो हम इसकी फर्दर जो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो टेस्ट में भी करेंगे, और फर्दर हम क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू था। आई होप कि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर। अब हम चलते हैं लेटर एंड नंबर आर सिंबल सीरीज़। अच्छा, आपके जो है ना पीएमसी के सिलेबस में नंबर सीरीज़ नहीं लिखा हुआ, ये मैंने रात को देखा, एंड दैट इज़ अ मेन पॉइंट। ये एक सोचने की बात है कि नंबर सीरीज़ चूँकि मेंशन ही नहीं है आपके पीएमसी के सिलेबस में, सो मोस्ट प्रोबेबली नंबर सीरीज़ में से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड ये बायलाकी कह लें, क्योंकि नंबर सीरीज़ इज़ फार मच डिफ़िकल्ट देन लेटर और सिंबल सीरीज़। नंबर सीरीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी होती है अक्सर बच्चों को सॉल्व करने में, तो नंबर सीरीज़ का जिक्र नहीं है। सो हम भी फ़िलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू उस हवाले से भी लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं होता, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हम उस हवाले से उसको देखेंगे। लेटर एंड नंबर सिंबल सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहली बात है, आपको जो ABC है ना अल्फ़ाबेट्स, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको एकदम पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। सबसे पहला काम जो आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद लॉजिकल रीजनिंग को जितना टाइम आप दे रहे हैं ना, उस टाइम में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने अल्फ़ाबेट्स को फिंगर टिप्स पे याद करना है। मुझे पता है आप सबको याद होंगे, ABC आप सबको आती होगी, लेकिन सिर्फ आना मकसद नहीं है, वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। आपको एकदम से, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि एस का कौन सा नंबर है, एस किस नंबर पे आ रहा है, तो आप में से बहुत कम होंगे जिनको पता होगा। ठीक, सो ये आपने याद रखना है, आपको एकदम से याद होना चाहिए, इसकी नंबरिंग के साथ ये याद होना चाहिए, और फिर इनके आपस में डिफरेंस याद होना चाहिए, के और एम में कितना डिफरेंस है दरमियान में आ रहा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपने जो है ना अल्फ़ाबेट्स को याद करना है। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। चूज़ द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये एक सीरीज़ आपको दी हुई है। ठीक, सीरीज़ को देखें आप ज़रा, AGXBVTCR। आप अगर सिंपल इस तरह पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आप एकदम कंफ्यूज रहेंगे, यार क्या बकवास लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यू हैव टू थिंक क्रिटिकली एंड लॉजिकली। ठीक, अब आप अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है हर दो के डिफरेंस पे, हर दो के डिफरेंस पे अल्फ़ाबेट्स अपनी सिंपल जो है ना तरतीब से जा रहे हैं। ये ए, दो को छोड़ के फिर बी, फिर दो को छोड़ के सी, अब फिर दो को छोड़ के आगे क्या आना चाहिए, इस जगह पे क्या आना चाहिए। आपने जब इसको गौर से पीछे तरतीब से देख के आए ना, तो आपको पता चल रहा है ABC, तो इन दो को छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, D। सो ऑप्शन में से वो करेक्ट होगा जिसका दूसरे वाला क्या है, D। सो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका दूसरे वाला D है, सो आपको पीछे वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एंड दिस वन इज़ द करेक्ट। सो आपका टाइम बच गया। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो, देखें अगर आप पहले वाले को देखने ढूंढने लग जाते तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम अभी पढ़ेंगे उसको भी। ठीक, लेकिन अगर दो ऑप्शन है, कोई से दो ऑप्शन है जिसके दूसरे में D आ रहा है, तो अब आपको पहले वाले को भी ढूंढना पड़ेगा कि पहले वाला लेटर क्या है इन दो में से। ठीक है, तो अब हमने पहले वाले को देखना है, तो उसके लिए आप देखें कि जो दरमियान, हर जो ABCD के दरमियान में जो दो हैं, इनका ऑर्डर कैसे बन रहा है आप देखें। इनका ऑर्डर ये बन रहा है कि ये रिवर्स में जा रहे हैं, ये रिवर्स में जा रहे हैं, और इन दो के दरमियान में एक लेटर मिसिंग है। X के बाद Y नहीं है फिर Z, T के बाद U नहीं है फिर V। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा क्या आना चाहिए कि जिसमें एक मिसिंग हो, R से पहले वाला मिसिंग हो,
क्यू को छोड़ दें और उससे क्यू से पीछे आर से पीछे क्यू, इसको हमने मिसिंग करना है, इसको हमने नहीं डालना क्योंकि सीरीज़ यही बता रही है कि दरमियान वाला एक मिसिंग होना चाहिए, इसमें वाई मिसिंग है, फिर इसी तरह इसमें से यू मिसिंग है, तो यहाँ पे क्यू मिसिंग होना चाहिए। और क्यू के बाद क्या, क्यू से पहले क्या आता है यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू मिसिंग, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, पी, दिस शुड बी पी, सो दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से आपने एकदम से क्वेश्चन को देखते ही आपने सॉल्व कर लिया। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, यू मे रीड आउट इट। नंबर 2 है, इस सीरीज़ को देखें जी, जी वाई एक्स यू टी एस पी। अच्छा, आपको देख के तो ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे क्रिटिकली। आप अगर गौर से देखें बेटा, हर 3 जो लिखे हुए ना, हर 3 वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए। कैसे, एक्स वाई जी, एस टी यू, एन ओ पी, ठीक। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है ये आपने अभी नोट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर बेसिकली। अच्छा, डिफरेंस देखते हैं जी। एक्स वाई जी ये तीनों अपनी एग्जैक्ट अरेंजमेंट में, एस टी यू भी अपनी अरेंजमेंट में इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन इस एक सेट और इस दूसरे सेट के दरमियान में किस चीज़ का फ़र्क है आप देखें। इनमें 2 लेटर्स हैं दरमियान में जिसका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही है ना, वी और डब्ल्यू 2 आ रहे हैं जिनका दरमियान में डिफरेंस है। फिर आप इस सीरीज़ को लें और ये वाली जो सीरीज़ है एन ओ पी, इसके दरमियान में आप देखें कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है, क्यू और आर, इसमें भी 2 हैं, क्यू और आर, इन 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। एन और के, एक ये वाली सीरीज़ है जिसको अभी आप कंप्लीट करेंगे और दूसरी ये ऑलरेडी गिवन सीरीज़ है। इन 2 सीरीज़ में कितने लेटर का डिफरेंस आ रहा है, एल और एम, इसमें भी 2 लेटर का डिफरेंस आ रहा है, एल और एम। सो आपने देखा कि हर 2 लेटर के डिफरेंस में रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट सीरीज़ लिखी हुई है 3 लेटर्स की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो इस के से पहले एग्जैक्ट पहले वाले 2 आने चाहिए, और वो कौन से, आई और जे, आई और जे, आई जे के एल और एम कैंसिल, एन ओ पी क्यू और आर कैंसिल, एस टी यू वी डब्ल्यू कैंसिल, एक्स वाई जी, एंड दैट इज अ कंप्लीट सीरीज। ओके, होप सो यू हैव गॉट इट। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट मार रहा है, हमें वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो होप सो यू हैव गॉट इट, और एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द गिवन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 consecutive letters from the end, then 2 letters skipped, then again 3 consecutive letters from the end, and so on. Okay, let us discuss in another example. ठीक जी, जब पेयर में दिए हुए हों बी एफ सी एच डैश एंड एच डी। अब इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको और से देखना होगा। देखें, आप अगर इस सीरीज़ को देखें कि बी और सी कोई डिफरेंस नहीं है, जो फर्स्ट लेटर है ना, इन सब का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऐसे आगे जा रहा है कि उसके पहले पेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरे पेयर में 1 लेटर का डिफरेंस आना चाहिए, तीसरे पेयर में 2 का, चौथे पेयर में 3 का, एंड सो ऑन, ठीक है। बी और सी में कोई नहीं, पहला पेयर था। सी के बाद ये जो दूसरा पेयर आपने बताना है, इस पेयर में और इस सी एच वाले पेयर में के पहले पहले लेटर में 1 लेटर दरमियान में मिसिंग करना है आपने। सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद ई। सो इस डी को छोड़कर आपने अपने इस थर्ड वाले पेयर का पहला लेटर क्या रखना है, ई। समझ आई बात। अब इस वाले पेयर का पहला लेटर ई है, इससे अगला जो पेयर है उसमें आपने कितने लेटर को मिसिंग करना है, 2 लेटर को। ई के बाद एफ और जी, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मिसिंग, और अगला लेटर जो अगले पेयर में आ गया वो था एच। अब एच और एल में 3 लेटर मिसिंग है, ये आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन, अगले वाले में 4, एंड सो ऑन 5 6 सब, ठीक है। तो पहला लेटर आपको मिल गया, दैट इज ई।
अब ई वाले यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक ये भी ई है और ये भी ई है। अब आपने डिसाइड करना है दूसरा लेटर कौन सा होना चाहिए, आइदर के आर एम। तो अब दूसरे लेटर को देखने के लिए आप अगर गौर से देखें, ठीक है, स्टेप्स, अच्छा, while the second letters are respectively moved 2, 3, 4 steps forward to obtain the corresponding। फर्स्ट लेटर जो था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में गया था कि पहले दो में कोई डिफरेंस नहीं था, दूसरे दो में एक, तीसरे दो में दो का, ठीक। अब जो दूसरा लेटर है उसमें अगर आप देखें पहले दो में कितना डिफरेंस है, एफ और एच में, एफ और एच में कितने लेटर्स का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ये था एफ और आगे है जी, फिर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। हमने यहाँ तक जाना है, ठीक है। एफ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक, एफ मौजूद है और एच मौजूद है। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। जी को दरमियान में से निकाल दिया, कितने लेटर निकाले, एक लेटर निकाला, ठीक। ये दूसरा पेयर और तीसरा पेयर जो होगा उसमें आपने कितने लेटर को निकालना है, फिर से दो लेटर को निकालना होगा। पहले में एक निकाला, दूसरे में कितने निकालेंगे आप, ये वाले दो निकालेंगे। तो तीसरे पेयर का सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, के। तीसरे का के था, चौथे का ओ है। तो अब पहले आपने एक लेटर निकाला, अब आपने दो लेटर्स निकाले, अब आपने तीन लेटर निकालने, के, एल, एम और एन, सॉरी, एल, एम और एन, इन तीनों को आपने निकाल दिया और चौथे पेयर का सेकंड लेटर ओ। अब चौथे और पांचवें में आप देखें तो आपने चार लेटर्स को निकालना है। अब आपने चार लेटर्स को निकाल दिया और उसका सेकंड पेयर आ गया, वो आ गया टी। सो जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनमें आपने तरतीब ज़ीरो से शुरू की थी, कोई लेटर नहीं निकालना, फिर एक निकाला, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। जबकि जो सेकंड लेटर है उसमें आपने तरतीब वन से शुरू की, एक लेटर निकाला, दो निकाले, तीन निकाले, चार। सो आपको यहाँ से जब आपने ये लिख लिया तो आपके यहाँ से पता चल गया कि जो आपका जो आंसर का जो सेकंड लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, के, एंड दैट इज़ ई, एंड के ऑप्शन बीटा इज़ करेक्ट वन। होप सो यू हैव गॉट इट। सो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह को हम करेंगे, अपने टेस्ट वगैरह में भी डिस्कस करेंगे, और अपनी क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह कोई आपको कन्फ्यूजन हो इन दो टॉपिक से रिलेटेड, क्रिटिकल थिंकिंग एंड नंबर एंड सैम्बल सीरीज़। सैम्बल को हमने अभी यूज़ नहीं किया हुआ इसमें, तो वो भी ऐसे ही आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इसमें ग्रिप आपकी बनती जाएगी। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।